Hello, my lovely student. I, Priya Divedi, welcoming you in my beautiful and lovely channel that is your UP Board High School. So, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बहुत ही प्यारी सी पोयम दैट इज़ योर द बॉल पोयम. द बॉल पोयम कुछ अलग सा है ना कि बॉल के बारे में पोयम लिखी है. ओके, बट येस, द बॉल पोयम गिव्स अस अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. और आज हम इस पोयम के साथ साथ एक और चीज़ देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में हम लोग नंबर कैसे गेन करें. नंबर कैसे गेन करें मतलब जो भी आपकी पोयम है, आपकी बुक्स में जो भी पोयम है 10th क्लास में, उसमें से आप लोग नंबर कैसे गेन करेंगे. और नंबर गेन करना सीख लीजिए, क्योंकि नंबर गेन करना अगर पता चल गया कि आपको इस पोर्शन से इतने नंबर अपने पक्के करके रखने हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना एग्ज़ाम्स में जो आपके हाथों में होते हैं. तो मैं आज वो भी बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ से आपके पास नंबर क्या कर सकते हो, आप लोग गेन कर सकते हो. गेनिंग पार्ट कौन कौन सा होता है. लाइक अपनी पोयम सबसे इजी पार्ट होती है. अगर उस पोयम के कुछ क्वेश्चंस हमने, एक्चुअली क्या होता है ना, क्वेश्चन सब पोएम्स में एक ही आते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है. जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है. आई थिंक पोएम में कोई डिफरेंस नहीं रहता. तो कुछ 4-5 चीज़ें हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी पोएम पे कि कौन कौन से हम पार्ट को अच्छे से क्लियर कर ले, जिससे कि हमारे नंबर गेन हो जाए. किस चीज़ में? पोइट्री पार्ट से. तो आई थिंक इस पोइट्री पार्ट के क्वेश्चंस हम लोग तो करेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे जो ये छोटी सी पोयम है, द बॉल पोयम, है क्या इस पोयम में. छोटू सा एकदम है ये पोयम. चलिए देखते हैं. सो दिस इज़ द योर पोयम, द बॉल पोयम. आपको सीनरी देख के ही लग रहा होगा कि मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा है. अजीब सा नहीं है, बहुत अच्छा है. लाइक एक इसमें क्या बताया गया है, एक बहुत अच्छा एक मैसेज हमें दिया गया है. जो हमारे पोएट हैं उन्होंने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालनी है आगे चल के, है ना. तो अगर हम उसको अपनी एक छोटी एज से ही पता कर ले कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो सीधी सी बात है, हम लोग आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं जब हम और बड़े हो जाएंगे. ठीक है. सो जॉन बैरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एग्ज़ाम्स में पोइट्री से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमारी लिटरेचर पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड लाइक कोई भी स्टोरी से, तो मेन पॉइंट है कि हमें पोएट के बारे में और ऑथर के बारे में लिखना ही लिखना है. यहाँ से आपका क्या होता है, 1 नंबर गेनिंग पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आया, यू हैव टू राइट, आपको लिखना ही लिखना है. किसके बारे में? पोएट और ऑथर के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, भले ही 2 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, बट लिखना इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे जॉन बैरीमैन जिन्होंने पोयम लिखी है. जॉन बैरीमैन हैज़ एन अमेरिकन पोएट. कौन से पोएट थे ये? एक अमेरिकन पोएट है. ही इज़ अ स्कॉलर born in McAlester, Oklahoma. The poet John Berryman in the Ball poem described the grief of a boy over the loss of his ball. यहाँ पे क्या बताया जॉन बैरीमैन ने कि इस पोयम में हम क्या पढ़ने वाले हैं. एक जो बच्चा है, उसकी जो बॉल है वो गुम हो गई है कहीं पे, और उसकी ग्रीफ में इस पोएट ने देखा कि एक बच्चा है, बहुत परेशान है. क्यों परेशान है? पहले तो पोएट ने देखा कि वो बच्चा खेल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहा है, बट सडन क्या देखते हैं पोएट हमारे कि बच्चा तो खेलते खेलते सडन एकदम ग्रीफ में आ गया, सौरों में आ गया, मतलब उदास हो गया. क्यों उदास हुआ? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पोएट क्या है ना, इस पोयम में ना कोई राइम मिल रही है आपको, ना कोई इतना अच्छा मतलब, बट फिर भी हमारे जो पोएट है, एक्चुअली होता क्या है, लिटरेचर में हमको अपना क्या डालना है, खुद का व्यू डालना होता है. इमेजिनेशन, कितनी इमेजिनेशन आप कर सकते हो वही आपकी पोयम बन गई. मतलब एक छोटी सी चीज़ है ना, उसको भी हम पोएट्स क्या कर सकते हैं, हम नहीं, जो पोएट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई अच्छी सी पोयम बना देते हैं. और यही एक नॉर्मल सा सीन था कि एक बच्चा बॉल खेल रहा है और उसकी बॉल जाके पानी में गिर गई. बस पोएट ने इतना देखा और उसके इतना ही देखते, इतना सीन देखने के बाद ही उन्होंने क्या किया, बहुत खूबसूरत सी पोयम बना दी. तो चलिए हम लोग अब पोयम देखते हैं अपनी. सो दिस इज़ नॉट अ पोयम, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है पोयम के बारे में कि है क्या पोयम के अंदर. सो अ बॉय लॉसेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट. अ बॉल doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset?
देखिए आपके बुक में पहला ही क्वेश्चन जैसा एक दे दिया जाता है, बिफोर यू रीड से पहले बताया जाता है। क्या बोल रहा है? अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़के ने अपनी क्या लॉस कर दी है, क्या उससे खो गया है? दैट इज बॉल। एक बॉल क्या हो गई है? गुम हो गई है। ही इज वेरी अपसेट। नाउ ही इज वेरी अपसेट, बहुत उदास है। अपसेट मतलब क्या होता है? यहाँ समझ लीजिए, आपको वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाता है। दैट इज कि ग्रीफ का क्या क्या मीनिंग होता है सॉरी, ग्रीफ का मीनिंग क्या होता है? लाइक यू आर अपसेट, सॉरो, ग्रीव, दीज ऑल आर वर्ड्स बिलोंगिंग टू वूम। सारे किससे रिलेटेड है? अपसेट किससे रिलेटेड है? सब दुख से। अपसेट का मतलब भी क्या होता है? दुख होता है। सॉरो का मतलब भी दुख है। ग्रीफ का भी मतलब दुख। तो मैंने आपको यहाँ खड़े खड़े ग्रीफ के 3-4 मतलब बता दिए, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द अनदर मीनिंग ऑफ ग्रीफ, तो यू शुड राइट सॉरो, अपसेट। ठीक है, ध्यान से करिएगा इसको। नाउ अ बॉल डजंट कॉस्ट। पोएट क्या बता रहे हैं? जो बॉल है उसकी कॉस्ट बहुत नॉर्मल होगी, वो दोबारा भी खरीदी जा सकती है। मच नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय। बहुत आसान है खरीदना, कोई डिफिकल्ट काम नहीं एक बॉल को दोबारा खरीदना। बट वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। बट हमारा बॉय फिर भी अपसेट क्यों है? आप लोग बता सकते हैं कि लड़का क्यों अपसेट होगा? मैं बताती हूँ आपको। अपसेट इसलिए है क्योंकि जो मेमोरीज उसकी उस बॉल के साथ थी ना, वो नई बॉल आप कितनी भी ला के दे दो ना, उसको अच्छी नहीं लगेगी। सेम थिंग हैपन विथ अस। यही चीज़ हम लोगों के साथ भी होती है। जो चीज़ हमको पहले मिल गई हो, लाइक कोई भी चीज़ आप मार्केट से लाए हैं, कोई भी अच्छी सी चीज़ लाए, लाइक आप वॉच ही लाए हैं, एक घड़ी खरीद के लाए हैं, ठीक है। बट वो घड़ी आपको, उस घड़ी के साथ क्या आपके बहुत सारे अच्छी मेमोरीज बन जाएगी कि हाँ मैंने यहाँ पहन के गई वहाँ। बट अगर वो ख़राब हो जाएगी, आपको वो सेम वॉच तो नहीं मिलेगी। यही चीज़ ह्यूमन बीइंग के साथ भी होती है, ठीक है। हमारी जो मेमोरीज होती है हमारे एक बहुत अच्छे इंसान के साथ, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत लविंग होता है हमारे लिए, हमारा जो पार्टनर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर वो ही नहीं रहा तो क्या हम दूसरे व्यक्ति से काम चला लेंगे? नहीं ना। जो चाहिए तो चाहिए वही, ठीक है। लाइक सेम थिंग हैपन। आपका क्या होता है? मोबाइल है। अगर मोबाइल आप चला रहे हो, सडन क्या होता है? वो कहीं गिर गया है, लाइक समझ लो नदी में ही गिर गया है, ठीक है। तो आपका मुंह क्या हो जाएगा? बन जाएगा। मोबाइल तो नया भी मिल सकता है, बट आपकी जो मोबाइल में बहुत सारी चैट्स होगी, इमेजेस होगी, क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो सेम थिंग हैपन विद आवर बॉय। उन्होंने क्या बताया कि जो बॉय की एक बॉल गुम हुई है ना, वो अपसेट इसलिए है क्योंकि उस बॉल के साथ बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज उसने क्या कर रखी है? बना रखी है। So read the poem to see what the poet think has been lost. हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोएम पढ़नी पड़ेगी। And what the boy has to learn from the experience of losing something. और इस पोएम में हमें पता चलेगा कि एक चीज़ जो गुम हो गई है, लाइक बॉल, तो उससे उस बॉय को क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या नई चीज़ सीखने को मिली। तो ये सिर्फ बॉय को ही नहीं, हम लोगों को भी क्या मिलेगा? एक नई सीख मिलेगी। तभी तो मैंने बोला ना, जॉन बैरीमैन ने एक नॉर्मल सीन देखा था कि एक लड़का बॉल खेल रहा है और क्या हो गया? अचानक से सैड हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा पोएम, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। What is the boy now? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it to go merely bouncing down the street and then merely over there. It is in the water. No use to say, oh, there are other balls. Now, what is the behavior and reaction of a boy? स्टार्टिंग की लाइन में बोला जा रहा है व्हाट इज द बॉय नाउ, मतलब लड़के की दशा क्या है, मतलब स्टार्टिंग में ही बॉय क्या दिख रहा है हमें ये बताना है। व्हाट इज द बॉय नाउ मतलब बॉय का रिएक्शन क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। साफ साफ जॉन बैरीमैन ने बताया है कि स्टार्टिंग में जो हमारा बॉय है, इज ही हैप्पी और सैड? ऑफ कोर्स ही इज अ सैड, क्योंकि उसकी बॉल क्या हुई है? गुम हुई है। इसका आंसर तो हो गया कि वो सैड है। नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही डू?
अब वो क्या करेगा, कौन, वो बॉय क्या करेगा, नाउ आई सॉ इट गो मेयरली, पोएट बता रहे हैं कि मैंने देखा है, और पोएट ने क्या देखा है, आई सॉ इट मेयरली बाउंसिंग। आप लोग बताइए यहाँ पे इट किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है, ये जो इट है किसके लिए यूज किया है, आई सॉ इट, मैंने देखा उसे, किसको, ही इज टॉकिंग अबाउट बॉल, वो किसके बारे में बोल रहे हैं, आई सॉ इट, इट इज योर बॉल, ठीक है, ये इट क्या है आपका, दैट इज योर बॉल, ये आपका क्या है, बॉल है। तो क्या बता रहा है, आई सॉ इट गो merely बाउंसिंग डाउन दी street and then merely over there it is in the water, no, used to say oh there are other balls। यहाँ क्या बोल रहे हैं, पोएट ने बोला कि मैंने क्या देखा, I saw it, मैंने देखा, merely, what is the meaning of merely, merely का मतलब होता है happy। आप लोग सोच सकते हैं एक बॉल भी हैप्पी हो सकती है, बट यस हमारे पोएट ने तो इमेजिन कर लिया कि बॉल तो हैप्पी भी है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि मैं, उन्होंने क्या देखा, आई सॉ इट गो मेयरली, मैंने बॉल को देखा वो बहुत खुशी होके बाउंस कर रही थी, बाउंस मतलब अप एंड डाउन, लाइक आप लोग बॉल लेते हैं ना उसको बाउंस करते हो ना, ऊपर नीचे करना, दैट इज योर बाउंसिंग, मेयरली इज योर हैप्पी। तो जो बॉल थी बहुत ही खुश होके बाउंस हो रही थी, ठीक है, डाउन द स्ट्रीट, कहाँ पे गई, स्ट्रीट मीन्स सड़कों पे गई, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर, और खुशी खुशी उछलते हुए बॉल फिर कहाँ गई, इट इज इन दी वाटर। फाइनली स्ट्रीट में मेयरली बाउंसिंग करते करते हुए हमारी बॉल लास्ट में कहाँ जाके गिर गई, वाटर के अंदर। No, used to say, oh, there are other balls। अब ये बात कहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बॉल्स है, हम कोई दूसरी बॉल्स ले लेंगे, बट इस बात का कहना गलत हो जाएगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा, किसको, हमारे उस छोटे से बॉय को। ऑफ कोर्स उसके साथ, उस बॉल के साथ क्या बन चुकी थी, मेमोरीज बन चुकी थी, ठीक है। नाउ एन अल्टीमेट shaking grief fixed the boy as he stands wretched, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। Now हमारे पोइट बता रहे हैं जॉन बैरीमन कि जो हमारी बॉल है एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, लाइक अब यहाँ क्या बता रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं, किसकी सिचुएशन बता रहे हैं, किसकी मनोदशा बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे उस छोटे से बॉय की। अब उसका सीन क्या है, फाइन, बॉल का हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि एक बॉल है, मेयरली बाउंसिंग होके स्ट्रीट में गई, स्ट्रीट के बाद कहाँ गई, पानी में जाके गिर गई। अब किसका रिएक्शन आएगा, ऑफ कोर्स एक लड़के का रिएक्शन आएगा जिसकी वो बॉल थी। अब वो जो बच्चा है वो क्या एकदम खड़ा हो गया है, क्योंकि उसको क्या लगा, एक शॉक लगा, शेकिंग ग्रीफ, उसको दुख हुआ, किस चीज का, कि मेरी बॉल गिर गई, कहाँ पे, पानी में। ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिच्ड, उस दुख ने उसको कैसे खड़ा कर दिया है, रिच्ड, रिच से क्या मतलब है, एक जगह खड़े हो जाना जिसको कोई भी हिला नहीं सकता है, लाइक ठीक है, दैट इज योर रिच्ड, रिच्ड से क्या मतलब है, जिसको कोई हिला नहीं सकता है। सेकेंड, ट्रम्बलिंग इज लाइक शेकिंग, जैसे हम लोग से कभी कोई गलत काम हो जाता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ओ माय गॉड अब कैसे होगा, हम लोग शेक हो जाते हैं ना, तो सेम थिंग हैपन विद दैट बॉय। थर्ड इज स्टेयरिंग, ये तीन चीज याद रखिए कि उसकी सिचुएशन कैसी थी, बताइए, मैं बताती हूँ क्या थी, पहले वो रिच्ड हुआ, ओके, देन ट्रम्बलिंग मतलब शेकिंग, थर्ड इज स्टेयरिंग, वो एकदम, स्टेयरिंग मतलब स्टेयर करना, घूरना, किसको घूर रहा है, नीचे एकदम घूर रहा है जहाँ पे उसकी बॉल गिर गई है, ठीक है। थ्री चीज याद रखिए, ये तीनों चीज कि उस बॉय की सिचुएशन कैसी थी, ये क्वेश्चन आता ही आता है, यू हैव टू लर्न, रट लो कि हाँ ये तीन चीज थी बॉय की, जब उसकी बॉल घूमी, दैट इज योर व्हाट, बताइए, दैट इज रिच्ड, then second is tumbling, third is
बताइए। थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज स्टेयरिंग, घूरना। स्टेयरिंग डाउन मतलब वो नीचे की तरफ देख रहा था, ठीक है, गॉट इट। नाउ डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बर? हार्बर का मतलब होता है किनारा, जहाँ पे हमारी शिप्स रहती है उसका किनारा, क्योंकि उसकी बॉल कहाँ गिरी थी? हार्बर के पास। याद रखिए, उसकी बॉल कहाँ गिरी थी? हार्बर, जो हमारा तट होता है जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर। किनारा, किसका किनारा? नदी का किनारा। गॉट इट। सो हमारे इस पोयम में स्टार्टिंग से बस इतना ही बताया गया है कि एक बॉय है, वो बहुत अपसेट है। रीज़न, क्यों अपसेट है? पहला क्वेश्चन, वाई ही इज अपसेट? क्योंकि उसकी बॉल क्या हो गई है? गिर गई है। कहाँ पे? पानी में। अब दूसरी बॉल्स उसको लाके देना वेस्ट होगा, क्योंकि लड़के के लिए उस बॉल का जो वैल्यू था ना, वो दूसरी बॉल्स में उसको नहीं मिल सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट, नाउ आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम। हु इज आई इन दिस लाइन? क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। हु इज आई इन द लाइन? यहाँ पे ये आई कौन है? बताइए, बताइए कौन है आई? आई इज पोएट, दैट इज योर जॉन बैरीमैन। सो आई इज योर पोएट। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम। पोएट बोल रहे हैं कि मैं उस बच्चे के पास अभी नहीं जाने वाला हूँ। लाइक कभी कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी चीज़ ले आएंगे। बट यहाँ पोएट ने क्या बोला? मैं अभी उस समय बीच में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि अभी वो बच्चा क्या है, बहुत ग्रीव में है, बहुत अपसेट है। सेम थिंग विथ वी ह्यूमन्स। जब हम लोग को बहुत गुस्सा आती है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं ना, उस वक्त ये लगता है कोई पास में ना आए भैया, है ना। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, तभी जाते हैं पास में। उसके बदले क्या होता है, दोनों में और लड़ाई हो जाती है। जब कोई इंसान अगर परेशान है, दुखी है, उस समय थोड़ा देर छोड़ देना चाहिए हमें। सेम थिंग हमारे पोएट ने क्या सोचा? आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम। अभी मैं जाके उसे परेशान नहीं करने वाला। किसे? उस बच्चे को, ठीक है। A dime another ball is worthless. What is a dime? This is a question. What is a? देखिए हर लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक है। अ डाइम, डाइम क्या है? डाइम इज अ मनी। क्या है? वन डाइम, ठीक है। ये एक नाम है किसका? पैसे का, यहाँ जो यूज किया है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अगर हम पैसों से फिर से दूसरी बॉल ले आते हैं तो डैट इज वर्थलेस। वर्थलेस मतलब उसका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि उस बॉल की मेमोरीज जो थी वो दूसरी बॉल लाके नहीं दे सकती है। इस चीज को दिमाग में डाल लो। नई चीज जो होती है वो नई है, ठीक है, पर जो हमारी जो पास्ट से जो चीजें चल रही है उसका कोई मतलब उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब मतलब वो जो डाइम से दूसरी बॉल हम खरीदेंगे, पोएट का कहने का मतलब है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। पैसे से खरीद सकते हैं पर उस बॉल का कोई यूज नहीं है, वो वर्थलेस होगी, वेस्ट होगी, ठीक। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे उस बच्चे ने क्या सीखा? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो अपने सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है ना। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसके अंदर कि वो अपनी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेगा। लाइक आप लोगों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यू हैव टू फाइट, आपको लड़ना है उससे, या फिर उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालना है। ये नहीं कि बस हम लोग बैठ गए, दुखी हो गए, ये कोई बात हुई क्या? नहीं, हमको क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व। हमें अपनी परेशानी को खुद सुलझाना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करता लाइफ में। आपको प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे? ठीक है, मेरी वीडियोस 10 बार खोल के देख सकते हैं, बट आप कब समझोगे? जब आप सीरियसली होके इस वीडियो को, इस चैप्टर को हार्ड वर्क करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तब जाके, ठीक है। जब आप लोग बार बार किसी चीज़ को करोगे तो एक दिन वो अच्छा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क करने से क्या होगा? आपके हाथ में एक दिन अच्छा फ्रूट होगा, डैट इज़ योर
मतलब हार्ड वर्किंग इन योर हैंड, आपका रिजल्ट जो होगा वो आपके हाथ में होगा, है ना। तो डू हार्ड वर्क्स, ओके, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज, हु इज ही इज बॉय, ही यहाँ कौन है, बॉय है। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। पोजिशंस का मतलब तो सबको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब अगर मैं बोलूँगी जैसे कबीर सिंह के लिए प्रीति थी, ओके, लाइक वो मेरी है तो मेरी है, यही सीन था ना। पोजिशन से मतलब क्या है, अधिकार, है ना। पोजिशन से क्या मतलब होता है, अधिकार। कबीर, जो कबीर सिंह थे उनका अधिकार किस पे था, प्रीति जी पे। सेम थिंग क्या बता रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। जो ये वर्ल्ड है जिसमें हर किसी का किसी ना किसी के ऊपर अधिकार होता है, वहाँ पे उसने सीख लिया क्या, कि उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप लोग भी सीखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, ऑलवेज लिटिल बॉय, ठीक। And no one buys a ball back, money is external। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ये चीज़ होती रहती, कोई चीज़ आई है तो उसको एक दिन जाना भी है। सेम थिंग विथ वी ह्यूमंस, सॉरी, अगर हमने बर्थ लिया है तो एक दिन हमको क्या करना है, डाई भी होना है। कोई भी अमर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक बार क्या होना है, जाना भी है हमें, ठीक है। तो यही बताया है कि पीपल विल टेक बॉल्स, नई बॉल ले लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट, और फिर वो बॉल गुम भी हो जाएगी। ऑलवेज, ये मतलब चलता रहेगा, नई चीज आई पुरानी गुम हो गई, ये चलता रहेगा। लिटिल बॉय, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, नो वंस बाय अ बॉल बैक। जो बॉल आपकी गुम हो गई है, जो रिश्ता आपका टूट गया है ना, जो आदमी चला गया है, वो चीज़ें वापस तो नहीं आएगी, बट हाँ नई चीज़ें आ सकती है। यहाँ क्या मतलब है, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। उस बॉल को जो उस नदी में गिर गई है, वो बॉल दोबारा नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि वो चली गई है ना। बट हमारे बच्चे को भी वही चाहिए थी, उस बॉय को भी वही बॉल चाहिए थी, बट नॉट पॉसिबल, वो आ ही नहीं सकती थी। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा क्या होता है, पैसा, मनी इज एक्सटर्नल, मनी का कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा। ये तो बात है, पैसे के बिना कुछ काम नहीं होने वाला है। बट क्या मनी हमारे फेवरेट पर्सन, हमारे अच्छे रिलेशनशिप को, हमारे एक ऐसे लविंग पर्सन को और बॉय के उस बॉल को क्या ला सकती है? आप लोग सोच के बताइए मुझे, इज इट पॉसिबल? क्या पैसा सब कुछ खरीद के दे सकता है? कुछ चीज़ें हैं जो पैसा कभी नहीं ला सकता है, लाइक आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपका टाइम। ये चीज़ें पैसे कभी भी खरीद के वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट चीज़ आ सकती है, बट जो ओरिजिनल की बात होती है ना, वो कभी नहीं हो सकता है। सो मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी का कुछ यूज़ नहीं है, वो क्या है, हाथ का मैल है। क्या है मनी, क्या है, आपका हाथ का मैल है, डैट इज़ योर एक्सटर्नल थिंग। उसका कोई यूज़ नहीं है हमारी लाइफ में ज़्यादा, बस हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, किससे वही वो तो ठीक है। बट यहाँ पे क्या, पैसा हर चीज़ खरीद के वापस कर सकता है? नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ों के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनी रहती है, वो रिटर्न नहीं हो सकती किसी भी हालत में। गॉट इट? नाउ ही इज लर्निंग। हु इज ही? अगेन आई एम आस्किंग, हु इज ही? ही इज बॉय। ध्यान में रखिएगा, ही इज लर्निंग। वॉट ही लर्निंग, क्या उसने सीखा? उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज दुखी आंखों से, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी, इट इज अ नॉलेज, ठीक है। उसको किस चीज की नॉलेज हुई, किस चीज का ज्ञान हुआ जब उसकी बॉल गुम हुई? ही लर्न हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने क्या चीज लर्न की? उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ टू स्टैंड अप, कि मुझे कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के सामने डट के खड़े रहना है,
ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें करेजियस होना चाहिए, हमें मतलब हिम्मत होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम सामने से आ रही है तो हम लोग डर के ये नहीं कि पीछे भाग जाए, नहीं, हमें पूरी हिम्मत चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई तो खड़े रहे, उसको सोल्यूशन कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकलेगा। तो क्या बोल रहा है, डेस्परेट आइस, दुख तो था ही उसे, बट उसने एक चीज़ सीखी थी, दैट इज न्यू नॉलेज, हाउ टू हैंडल सिचुएशन। एक नया ज्ञान उसे मिला, दैट इज योर एपिस्टेमोलॉजी। ये वर्ड लर्न कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? दैट इज योर नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, उसको एक नया ज्ञान मिला। किस चीज़ का ज्ञान मिला? हाउ टू स्टैंड अप नोइंग, मतलब कैसे दोबारा मुझे खड़ा होना है। मैं ऐसे उदास होकर नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, आगे मुझे क्या करना है। ये चीज़ नहीं अगर मतलब कुछ दुख आ गया तो उसी को लेकर बैठे रहो, वेरी बैड। What every man must one day know and most know many days how to stand up. क्या बोल रहा है? What every man must one day, मतलब किसी ना किसी दिन तो इंसान को पता ही चल जाता है कि यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको वो फेस करनी ही होती है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं कि किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चलती रहती है, यार ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, वो सब्जेक्ट भी पढ़ना है, पर कैसे उसे हैंडल करोगे ये तो आप ही के बस पे है ना। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि बच्चे अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आप लोग टाइम टेबल में बना लीजिए कि हाँ इस समय ये पढ़ना है, आपको इस समय ये पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, आपको अगर पढ़ाई करनी है ना तो उसके लिए एक कंटिन्यून बनाना पड़ेगा, मतलब एक लगातार कुछ कर्म बनाने पड़ेंगे। डैट इज़ कि हाँ मुझे रोज पढ़ाई करनी है, चाहे वो हाफ एन आवर हो चाहे 1 आवर हो, बट यू हैव टू, करना ही करना है। क्या करना है? पढ़ना है आपको। ये नहीं कि अरे आज तो मैंने मैम की वीडियो देख ली, बहुत है, इतना बड़ा मैंने काम कर लिया, मैंने पढ़ लिया कि क्या क्या आएगा एग्जाम्स में, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। बिल्कुल इनफ नहीं है, इतने से काम नहीं चलने वाला है। रोज पढ़ना है आपको। जब रोज की आदत हो जाएगी ना पढ़ने की, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हर सब्जेक्ट का एक बना लीजिए कि हाँ इस समय मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10th में हो आप लोग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू हैव टू अचीव योर एम। अपनी एम को अचीव करना है। सबने एम बना रखा होगा कि मेरा 100% तो आना ही आना है ना। इतना तो सबको पता ही है कि नहीं मुझे बनाना है। और जो बीच वाले बच्चे हैं उन्होंने भी बना रखा है, नहीं मेरा तो आना चाहिए एटलीस्ट 70 तो आना ही है ना। तो सबका एक एक एम है। तो आई विश कि सब लोग अपने एम को हासिल करो। उसके लिए क्या करना है? आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। जैसे कि मैंने आज यहाँ चैप्टर पोएम जो पढ़ाई है उसमें जो भी चीज़ें उसको अगर दिमाग में डाल लो ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ये बहुत छोटी सी पोएम थी जहाँ पे पोएट ने हमको बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो मेमोरीज होती है, जो यादें होती हैं, वो हम लोग कभी खरीद नहीं सकते हैं या फिर दोबारा वो सेम यादें तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ एक बार बन जाती है ना वो दोबारा रिटर्न नहीं होती है और ना ही दोबारा वैसा बन पाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा पोएम को लाइन टू लाइन, हमने उसका एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब थोड़ा सा पोएम जैसे आपके क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या आती है, समरी पूछ लेता है या फिर एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, फिर से मैं बता रही हूँ, डैट इज़ कि आपसे कभी भी समरी पूछ रहा हो, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा हो, मेन थीम पूछ रहा हो, तो स्टार्ट आपको किससे करना है? पोएट के बारे में लिख के। ठीक है, लाइक जॉन बैरीमैन का मैंने बताया कि ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, उनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, तब स्टार्ट करिए। चलिए समरी देख लेते हैं। The Ball poem by John Berryman revolves around a little boy who lost his ball. The poet asks what would become of the boy now that he has lost his most treasured ball. क्या बोल रहा है कि जो जॉन बैरीमैन है उसने ये पोएम किसके अराउंड करी है? रिवॉल्व्स मतलब किसके चक्कर लगा रही है ये पोएम पूरा? एक छोटे से लड़की, दैट इज लिटिल बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को क्या किया है? गुम कर दिया है, लॉस्ट हो गई है। द पोएट आस्क व्हाट वुड बिकम ऑफ द बॉय नाउ। स्टार्टिंग में ही पूछता है कि जो बॉय का रिएक्शन है, सिचुएशन है, क्या है? दैट इज सैड, ग्रीव, सॉरो। वो क्या है? उदास है। He has lost his most treasure ball से मतलब है उसकी बहुत ही पसंदीदा या फिर बहुत मेमोरेबल, मतलब बहुत यादगार बॉल थी वो।
He also wondered what the boy would do now. The poet saw the ball merely bouncing and falling into the water. और पोएट बता रहा है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि पोएट ने खुद देखा है कि जो बॉल थी बहुत merely थी, that is बहुत खुश थी उसकी बॉल, और बार बार क्या हो रही थी, बाउंस हो रही थी, अप्स एंड डाउन, है ना, बोलते हैं जो होती है बॉल. क्या बताया, वंस अ बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल, वो बच्चा अपनी बॉल के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा था. इट वॉज बाउंसिंग इन द स्ट्रीट अप एंड डाउन, वो स्ट्रीट में कैसे होके जा रही थी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, दैट इज मेयरली बाउंसिंग. द बॉय वॉज हैप्पी एंजॉइंग द गेम, एंड हमारा जो लिटिल बॉय था वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था. क्या एंजॉय कर रहा था, उस बॉल को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो उसके साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था. सडन होता क्या है, while bouncing suddenly it fell in the water and was lost. और सडन क्या होता है, वो बॉल कहाँ हो जाती है, हर्बर, मतलब उस किनारे पे गिरती है. किस किनारे में, दैट इज योर वाटर, पानी में जाके गिर जाती है और क्या होती है, गुम हो जाती है. राइट नाउ विदाउट द बॉल द बॉय बिकम फुल ऑफ ग्रीफ. उस बॉल के बिना वो बच्चा क्या हो गया था, ग्रीफ में चला गया था. दैट इज योर सॉरो. मैं बार बार सबकी मीनिंग्स 3-3 4-4 बता रही हूँ, तो उस चीज़ को लिख लो कहीं पे अच्छे से. सो बिकम फुल ऑफ ग्रीफ, बहुत ही दुखी हो गया था. द पोएट सेड एंड दैट देर वर अदर बॉल. पोएट ने बोला वहाँ तो बहुत सारी हम लोग बॉल उसको खरीद के दे सकते थे, बट नो यूज, उसका कोई भी मतलब निकलता ही नहीं. He could purchase another since it was not a great loss. मतलब इतना बड़ा great loss नहीं हो गया था कि हम लोग एक बॉल नहीं खरीद के दे सकते हैं. किसको, उस बच्चे को. There was no need to worry. पोएट का कहना है कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी. What is the meaning of worry? परेशान होने की जरूरत नहीं थी. क्यों, एक नॉर्मल सी बॉल गायब हुई थी ना. Since the boy had that ball for a long time, उसके पास वो बॉल बहुत long time से, मतलब बहुत टाइम से थी उसके पास वो बॉल. ठीक है. सो ही वॉज डीपली ग्रीव्ड, यही कारण था, वो लॉन्ग टाइम से उसके पास थी. दैट इज द रीजन फॉर हिज ग्रीफ, जो उसका दुख था. क्या दुख था, कि वो बॉल मेरे साथ इतने सालों से थी, मेरी मेमोरी थी उस बॉल के साथ. ड्यू टू हिज अटैचमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, दैट इज योर मेमोरी. उसके साथ क्या बन चुकी थी, उसकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बन चुकी थी. It was linked to his memories. आ गई word. The poet thinks that it is of no use to purchase another ball. He must feel his responsibility of loss. ना हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मतलब उस बॉल को खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होगा. क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि उसने क्या बताया, उसके साथ एक अटैचमेंट था. जो बॉल गुम हुई, एक मेमोरीज बन गई थी. अब वो मेमोरीज और अटैचमेंट आप कहाँ से लेके आओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, कि अगर कोई चीज़ गुम हो गई हो, सेम थिंग आप कहाँ से लाओगे, पैसा भी नहीं ला सकते, क्योंकि मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी क्या है, आपका एक्सटर्नल चीज़ है, जो आपको कभी भी आपकी वो चीज़ें नहीं दे सकता जो स्टार्टिंग में आपके पास थी. दैट इज़ क्लियर, या आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर. क्योंकि ये पोएम बहुत ही प्यारी सी, छोटू सी थी एकदम, मुझे लगता है अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब देखिए पोएम में आता क्या है, मैं आपको बताती हूँ. दैट इज़ योर पोएम स्टार्टिंग. ओके, सो देखियो, पोएम में अक्सर पूछा जाता है कि, मैं आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में दीजिएगा इसको. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और हर पोएम्स के लिए बता रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन पोएम. मैं एक पोएम के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं सारी पोएम्स के बारे में बता रही हूँ जो आपकी बुक्स में. अगर आपने ये सारी चीज़ मतलब माइंड में रख ली, अपनी कॉपी में आज ही लिख लो कि पोएम से सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आते हैं. आई एम टेलिंग यू, पोएम में आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता है. आई एम टेलिंग यू. चलिए, पहला क्वेश्चन आपका. ओके, so first question is that name the poet. That is important. Name the poet. सबसे पहले क्या रट लो अच्छे से, रटना नहीं है, रटना बहुत गलत चीज होती है, रटना कभी भी नहीं. सबसे पहले अपने पोएट का नाम, पोएट का नाम पढ़ने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू सी
दोज स्पेलिंग्स, जो हार्ड स्पेलिंग्स होती है ना, वो लर्न कर लो। सारे पोएट्स के नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि हाँ इस पोएट ने ये पोएम लिखी है, ये पोएम लिखी है, मतलब दिमाग में डाल लो, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास। आज ही मैं बता रही हूँ, आज ही आप लोग क्या करिए, कॉपी लीजिए एक अपनी, पोइट्री की अलग, लिटरेचर्स की अलग, दूसरे चैप्टर की अलग। तो एक पोइट्री की कॉपी बनाइए, उसमें पोएट का नाम लिखिए, उसकी कौन सी पोएम है, प्लस उसका सेंट्रल थीम। लाइक अभी बताया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रुको बहुत बेटा हो गया ये तो। पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने, दैट इज योर नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएट प्लस व्हाट, किस पोएम की ये लाइन्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन्स किस पोएम से ली गई है, तो पोएम का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए पोएम का नाम क्या है, आई एम वेटिंग, नाम बताइए आप लोग पोएट का प्लस पोएम का भी नाम। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट राइमिंग, राइमिंग सबको आनी चाहिए, जो होती है ना ए बी सी, ए बी बी, है ना, दैट इज योर राइमिंग। राइमिंग इन पोएम्स, कि पोएम में किस लाइन में कौन सी राइम बन रही है। राइम यू ऑल नो डैट कि राइम क्या होती है, लाइक हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि राइम इज कैट मैट सैड बैड, बट अब हम लोग क्या हो गए, बड़े हो गए, तो राइमिंग भी क्या हो गई हमारी, थोड़ी बड़ी हो गई है। तो हर पोएम्स की आपको राइम निकालना आनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोएम में राइम्स है ही नहीं। जॉन बैरीमन ने ये पोएम तो ऐसे ही इमेजिन से अपना बना के तुरंत लिख दिया था, कोई राइम नहीं है इस पोएम में, ठीक है। ए बी सी डी ई, दैट इज योर राइमिंग। अगर आ भी जाता है कि राइमिंग बता दो, तो ए बी सी डी करके लिख दो, क्योंकि इसमें कहीं पे कोई भी वर्ड मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट राइमिंग इन पोएम, मैं सारी पोएम्स की बात कर रही हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हर पोएम से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं पूछने वाला। नाउ थर्ड इज जो लिटरेरी डिवाइसेस होती है, कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी पूछी जाती है। इस पोएम्स में एक बहुत ही अच्छी लिटरेरी डिवाइसेस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लिटरेरी डिवाइस हर क्वेश्चन, हर पोएम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइस का आता है, डिवाइस इज दैट सिमली, मेटाफोर, एनाफोरा, एलिट्रेशन, ठीक है, दीज आर योर क्या है, ये सब लिटरेरी डिवाइस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा। वेट, इसको रब कर दे हम ना, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनाफोरा, दैट इज योर लिटरेरी डिवाइस। ध्यान से सुनिए, दैट इज योर एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाफोरा। एनाफोरा का क्या मतलब होता है, एनाफोरा इज रिपीटिंग वर्ड, व्हाट, रिपीटिंग वर्ड्स इन योर बिगनिंग लाइन्स। स्टार्टिंग की, शुरुआत की ही लाइन्स में जो वर्ड्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, दैट इज योर एनाफोरा। आप लोग बताइए स्टार्टिंग की लाइन में कौन कौन से वर्ड रिपीट हुए हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, एनाफोरा हो जाएगा। चलिए बताइए एनाफोरा इसमें से क्या क्या है। एनाफोरा, आप लोग तब तक ढूंढिए कौन सा है एनाफोरा। देखिए एनाफोरा क्या है। मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से ही, दैट इज योर, आई यूज डिफरेंट कलर नाउ, राइट, what, okay, again what, so these are your anaphoras। एक और इसमें एनाफोरा है, चलिए देखिए कौन सा है, मैं बताती हूँ। ये है आपका merely bouncing down the street and then merely, आपने देखा स्टार्टिंग की ही लाइंस में हमको हमारा एनाफोरा क्या हुआ, मिल गया, क्योंकि स्टार्टिंग की ही लाइन में जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उसे हम क्या क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए, दैट इज योर एनाफोरा। मैंने एक डिवाइस आपको बता दी जो इस पोएम में है। इस पोएम में राइमिंग स्कीम तो बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल भी राइमिंग स्पेलिंग कहीं भी यूज़ नहीं की गई है। तो जो लिटरेरी डिवाइसेस में यूज़ हुई है दैट इज़ योर एनाफोरा, और कौन कौन से है, what, दैट इज़ योर, नेक्स्ट इज मेयरली एंड मेयरली। तो ये आपका क्या हो गया, लिटरेरी डिवाइस जो क्वेश्चन में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वो पूछा जाता है, आपको मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन आता ही आता है, यू हैव टू लर्न 4 लाइन्स फ्रॉम योर बुक। किसकी, पोएम्स की। इतनी सारी पोएम्स है, छोटे छोटे पोएम्स है, लाइक डस्ट ऑफ स्नो, आइज इन फायर, एनिमल, टाइगर, एंड दैट इज द बॉल पोएम। अपनी पूरी बुक की जितनी भी पोएम्स है उनकी 4 लाइन्स आप लर्न कर लो, क्योंकि आती ही आती है। 4 लाइन्स ऑफ पोएम। 4 लाइन्स ऑफ पोएम आपको क्या करनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल सेंट्रल आइडिया, central idea of poem. So what is the central idea of your poem? Dust of snow, fire and ice, the ball poem, animal. So हर पोएम का सेंट्रल आइडिया निकाल लीजिए, और सेंट्रल आइडिया निकालने से पहले, लिखने से पहले आपको क्या करना है, उससे पहले क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, बताइए। मैंने बताया था आपको पोएट के बारे में लिखना इज इम्पॉर्टेंट। 4 लाइन्स लिखिए कम से कम। क्या लिखना है, पोएट का नेम, पोएट का बर्थ, डाई ऑफ डेट, उनकी डेथ कब हुई थी, मेन थिंग इज स्टडीज कहाँ से की और उनकी बिलोंगिंग कहाँ से, ये 5 चीज़ हो गई। तो 5 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है, उसके नंबर पक्का देगा एग्जामिनर आपको, ठीक है। नाउ सेंट्रल आइडिया ऑफ थीम मैंने बताया। नाउ दूसरा चीज़ें क्या है, दूसरा चीज़ क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पोएम्स के अंदर जितनी भी हार्ड वर्ड्स है दैट इज योर वर्ड मीनिंग। हार्ड वर्ड्स क्या होते हैं, दैट इज योर वर्ड मीनिंग। हार्ड वर्ड्स, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके क्या करिए, मीनिंग लर्न कर लीजिए, क्योंकि आते ही आते हैं। मैं बता रही हूँ ना, पोएम से कहीं से मैं नंबर नहीं कटने दूंगी आप लोगों की। अगर आपने मेरी इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ, पोएम से 1 नंबर नहीं कट सकता आप लोगों का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर अपोजिट वर्ड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया मीनिंग, लाइक अपोजिट वर्ड्स लाइक ग्रीफ है, व्हाट इज द ग्रीफ अपोजिट, ग्रीफ का अपोजिट क्या होगा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा कि ग्रीफ का अपोजिट वर्ड क्या होगा, मियरली का अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंड एपिस्टेमोलॉजी का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा। इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझको देंगे, ठीक है, ये आता ही आता है। एंड मीनिंग से मतलब है कि उसका व्हाट इज द अनदर मीनिंग ऑफ ग्रीव, एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज द अनदर मीनिंग ऑफ हार्बर, इन सब के दूसरे मतलब क्या है। एक वर्ड के 2-3 मतलब होते हैं ना, तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जिट बेसिस, मतलब आपको आपका स्टैंजा दे दिया जाएगा और उससे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हु इज आई इन द पोएम, हु इज ही इन द पोएम, हु इज द स्पीकर, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पोएम्स के बीच बीच में पढ़ाते ही समय बता दिया था, हु इज आई, हु इज इट, हु इज स्पीकर इन दिस लाइन, ठीक है। अगर आपने मेरी इतनी बातें याद कर ली ना, मैं बता रही हूँ अगेन, मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, पोएम के नंबर कमी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने गेनिंग पॉइंट सारे बताए। अगर ये क्वेश्चन इतने आपने रेडी कर लिए ना, पोएम से कोई आपके एक भी नंबर नहीं छीन सकता। दैट इज योर नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम, राइम इन द पोएम,
4 लाइन्स पोएम आपको हर मतलब पोएम्स की पढ़ लेनी है, हर पोएम्स की 4 लाइन्स पढ़ लो, 1-2 पोएम छोड़ देना चलेगा, बट रिमेंबर वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दी है यू डोंट हैव टू राइट, वो 4 लाइन्स नहीं लिखनी। डोंट चीट कि अरे एग्जामिनर तो पागल है, उसने 4 लाइन्स बोला, मैं तो इसी में से निकाल के लिख लूँगा। नहीं बच्चे, बहुत तेज होते हैं वो लोग, हम लोगों से ज़्यादा तेज है। तो एक पोएम छोड़ के आप लोग कोई भी पोएम 4 लाइन्स अच्छे से रट लो। हम अगेन टेलिंग कि रट लो, रटना नहीं है, ठीक है, अच्छे से क्या कर लो, उसको याद कर लो, ठीक है। नाउ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मेन बात क्या है, लाइक इस पोएम की मेन बात क्या थी कि हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू फाइट, हम लोग को डरना नहीं है किस चीज़ से, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए हम लोग को स्टैंड लेना है अपना, है ना, क्योंकि हम लोग के अंदर जिम्मेदारियां अगर होगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं है ना तो हम लोग बस खाओ पियो सो जाओ, है ना, ये चीज़ नहीं करना है हमें। नाउ हार्ड वर्ड्स, सारी एक एक लाइन फिर से रीड करो, सारी मेरे पढ़ाने के बाद तो दोबारा मतलब अपनी बुक खोलो, एक एक लाइन रीड करो, जहाँ हार्ड वर्ड्स लिखे उसकी मीनिंग लिख लो तुरंत। अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया कमेंट बॉक्स में, यू हैव टू राइट मीनिंग्स, मतलब डबल मीनिंग्स जो होती है, 3-4 मीनिंग्स होती है, यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। हम लोगों ने अपनी आज ये पोएम द बॉल पोएम पढ़ ली, विच इज़ रिटन बाय जॉन बैरीमन, और इतनी प्यारी उन्होंने पोएम लिखी थी, आई थिंक सबको एकदम क्लियर हो गई। देयर वर्ड्स नो हार्ड वर्ड्स, कोई भी हार्ड वर्ड्स नहीं है, बट इट लाइक अ इमेजिनेशन से उन्होंने जो भी सीन देखा उस बच्चे का, क्या किया, अपनी पोएम्स में लिख लिया, अपनी कलम से क्या कर दिया, लिख डाला। सो बच्चों, ये जो पेन होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है, देखो कितनी प्यारी सी कविता लिख दी इस पोएट ने। आप लोग को क्या करना है, मैंने बता दिया आपको कि आपको जो कमेंट बॉक्स में आज मुझे अपोजिट वर्ड्स लिख के दीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं देखूंगी किन बच्चों का सही आ रहा है आंसर, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल। एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट इज दैट हम लोग एक क्विज कंपटीशन करते हैं, आप हमारे ऐप में जाके उसको देखिएगा और करेगा आंसर, मैं देखूंगी कितने बच्चे उसमें जीतते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।